जय हो। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नया चीज पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन तो ये हो गया था। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये हमारा नया टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरी जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसमें सवाल बड़ा सिंपल आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, इसलिए आप जो है जल्दी से उसको मतलब करना है, फटाफट स्पीड बढ़ाने हैं। क्योंकि इसमें सवाल तो बना सकते हैं लेकिन सवालों में बहुत ज्यादा चालाकी नहीं आती है। बहुत सिंपल सवाल चलते सीधे सीधे, ठीक है। तो अब खाली जगह को छोड़ते हुए मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो लिखा कि एक वायर है, ऐसे रैंडम शेप का हो सकता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी रैंडम हो सकता है। उसके किसी छोटे से पार्ट जिसका लेंथ dl है, करंट कैरिंग वायर है, और यही यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। याद रखिए, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, वो तो बनाएगा ही, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमने लिखा फोर्स ऑन dl इक्वल टू df i dl क्रॉस b। ये तो q v क्रॉस b की तरह ही है, i dl क्रॉस b, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो फोर्स का आंसर आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी हो जाएगा। और ये जो एल इफेक्टिव है, ये स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, यानी वायर के शेप की चिंता नहीं करना, उसके दोनों एंड के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। दोनों एंड के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वही इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। जैसे एक वायर है, ऐसा रैंडम शेप का दिया है, ये वायर का एंड P है और यहां एंड Q है, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ये रखा है एक्सटर्नल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B में। आपको पूछा फोर्स बताओ, तो आप पहले P से Q को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ये से P से Q स्ट्रेट लाइन है नहीं, हमने ज्वाइन कर दिया, इस लेंथ को L इफेक्टिव लिख दिया। तो अब आपको पूरे P से Q के रैंडम लेंथ पे फोर्स नहीं निकालना, केवल L इफेक्टिव लेंथ पे फोर्स निकालना है। तो DL क्रॉस B करा तो फोर्स L इफेक्टिव के परपेंडिकुलर ये F आ गया, और फोर्स का वैल्यू हो गया I L इफेक्टिव क्रॉस B। तो आपको दिख गया कि L इफेक्टिव P से Q के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ऐसे आपको लिख देना है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे करना, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अभी एक दो क्वेश्चंस यूनिफॉर्म के और एक दो वेरिएबल वाले देख लेते। जैसे मान लीजिए एक ये सवाल आ चुका है, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका एक पॉइंट एंड P है, दूसरा एंड Q है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। इस वायर में जिसका रेडियस R है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में इसको रख दिया। फोर्स पूछा, तो फोर्स का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बतानी। तो आपने पहले P से Q का एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो L इफेक्टिव का वैल्यू 2R हो गया। करंट P से Q चल रहा है तो करंट P से Q की तरफ ही भेज दिया, यहां पे भी P से Q भेज दिया। अब करंट नीचे है तो आपने एक, याद होगा, ऐसे ही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था, उसमें रूल था FBI। तो यहां करंट वाला जो फिंगर है वो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर अंदर की तरफ है। तो करंट वाले फिंगर को नीचे और मैग्नेटिक फील्ड वाले को अंदर की तरफ रखा, तो थंब राइट की तरफ जा रहा है, यानी फोर्स राइट की तरफ लगेगा। नहीं तो DL क्रॉस भी करेंगे, DL नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, DL क्रॉस भी राइट हैंड से करेंगे। ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल है। तो फोर्स का वैल्यू राइट साइड में आ गया और फोर्स को लिख दिया I 2R B, आंसर हो गया। ऐसे सवाल आ चुके हैं। अब दो पैरेलल वायर्स ले लिए,
दो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, I1 एंड I2। एक करंट वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, d है मान लो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई d। तो फोर्स ऑन 2 विल बी I L2 V1, तो I2 L2 और V1 म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई d। तो हमारा इसमें फोर्स का आंसर हो गया म्यू नॉट I1 I2। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, L2 अपॉन 2 पाई d। या फोर्स ऑन लेंथ L2 ऑफ वायर 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, तो भी याद कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर के लिए सेम है, एक्शन रिएक्शन पेयर बोल दो। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, इसको याद रखना है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बहुत सिंपल है, याद रखते चलना है, मामला बिल्कुल याद रखते चलिए, कहानी खत्म होती जाएगी। आज ज्यादा मेहनत करने का दिन नहीं है, आज केवल रिवीजन टाइप का ही ऐसा मामला चलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूले है, इसमें ज्यादा नाटक नहीं है, बिल्कुल मामला सिंपल है। चलिए, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फोर्स का वैल्यू तो सेम लिखना है, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट भी अपोजिट, मतलब करंट भी अवे, सॉरी वो फोर्स भी अवे, फोर्स रिपल्सिव। फोर्स रिपल्सिव। एक सवाल अब करते फटाफट, सेम आंसर लिखना है लेकिन फोर्स रिपल्सिव हो गया। एक लॉन्ग वायर है, करंट I1, एक अपोजिट वायर है, करंट I2। इस वायर का मास m है, लेंथ l है, ये किसी सेपरेशन d के ऊपर बैलेंस्ड है। तो एक तो यही पूछा है, फाइंड मास m if wire is balanced in vertical plane। करो जरा सॉल्व। दूसरा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशंस। यहां से अगर वायर को थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस कर दे तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो अगर नीचे दबाओगे तो रिपल्सिव फोर्स और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसको तेजी से ऊपर धक्का देगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा तो फिर नीचे आएगा। तो ऐसे टचक 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 टचक, ऐसे वाले में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आप अगर SHM इसको प्रूव कर दें तो मामला बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला फॉर्मूला तो सिंपल है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d का वैल्यू mg के इक्वल कर देंगे तो हमारे को मास m निकल आएगा। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d इक्वल टू mg, एक हो गया। दूसरा होता है, आपको SHM का कहानी याद होगा तो वहां रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स होता है फोर्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि पहले से जो फोर्स लग रहा है
म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πd लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस वायर को x डिस्टेंस नीचे दबा दूं तो फिर इस वायर का नीचे वाले वायर से जो सेपरेशन बचेगा वो d माइनस एक्स बचेगा। तो फोर्स का वैल्यू बदल के हो जाएगा म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πd माइनस एक्स, और उसमें से म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πd को माइनस कर देंगे। सर माइनस क्यों करा? मैंने आपको सिखाया था कि मान लीजिए एक जगह पर फोर्स का वैल्यू लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे भी लग रहा है 10 न्यूटन। फिर इनमें से देख लो वेरिएबल कौन है। तुमने कहा सर ये जो रिपल्सिव वाला फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है, जो mg वाला फोर्स है वो वेरिएबल ही नहीं है। फिर जब इसको डिस्प्लेस करोगे x तो वेरिएबल वाला फोर्स बदल के मान लो हो गया 12 न्यूटन, तो नीचे वाला तो 10 न्यूटन ही रहेगा। तो आप कहेंगे जी वेरिएबल वाले का वैल्यू पहले 10 था अब 12 हो गया, तो वेरिएबल वाले में जो डिफरेंस आता है वही रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब जो नया वेरिएबल फोर्स है माइनस पुराना वेरिएबल फोर्स। इसमें म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2π मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन डी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन डी करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म कुछ k हो जाएगा। तो म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2π और d माइनस डी माइनस एक्स करेंगे तो x अपॉन डी इंटू डी माइनस एक्स। अब सर इसको प्रूफ कैसे करें एसएचएम? इसमें तो नीचे भी x आ गया ऊपर भी x आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में नीचे वाले x को आप हटा दो चुपचाप। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I1I2L x अपॉन 2π d इंटू डी माइनस एक्स। अब x बहुत ही छोटा है d के सामने, अगर x बहुत छोटा है तो d माइनस एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली d हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले x को टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो वो d स्क्वायर नीचे d माइनस एक्स का वैल्यू d हो जाएगा। तो ये भी d है और ये भी d हो गया। नीचे वाले x को 0 कर दिया, ऊपर वाले को क्यों नहीं किया? क्योंकि d के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है। x छोटा मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना है, माइनस प्लस करने में डिफरेंस बहुत स्मॉल आएगा, इसलिए उसको d ही लिख दिया। तो यहां पे आप देखो फोर्स kx के हिसाब से आ गया और k का वैल्यू हमें पता चल गया। तो फिर हम लोग टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 2π रूट m बाई के। m का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करा था तो वही यहां पे रख देते हैं m बाई के में, म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πd जी, और k की जगह ये पूरा लिख दिया म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πd स्क्वायर। इन सबको कैंसिल करो तो 2π रूट d बाई जी आ जाएगा। जरा सॉल्व करके देख लेना। सवाल पूछ रहे हैं सर घर में भी वायर में करंट सेम डायरेक्शन में चलता है तो घर वाले वायर चिपकते क्यों नहीं है? या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, डबल वायर है तो एक में करंट जाएगा दूसरे से आएगा, तो रिपल्सिव क्यों नहीं होते? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड जब तुम निकालोगे तो ये जो म्यू नॉट बाई 4π है, ये म्यू नॉट बाई 4π का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू 10 रेस्ट पर -7। ये जो ऑर्डर चल रहा है ये 2 इंटू 10 रेस्ट पर -7 ऑर्डर का है। अगर तुम इसमें थोड़ा बहुत मिलीमीटर में रखोगे सेपरेशन भी तो भी ये फोर्स का वैल्यू 10 रेस्ट पर -4 -3 न्यूटन के ऑर्डर पे चलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स है, उसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना ये भाई। मास का वैल्यू सवाल में दिया नहीं था तो मास का वैल्यू इसके टर्म्स में निकाला। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π रूट m बाई के, तो m की जगह ये जो ऊपर से मास निकाला ये रखा और k की जगह ये जो x के अलावा जो टर्म है वो रखा, तो वो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फोर्स ऑन अ वायर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी अभी मैंने बोला कि अगर df का वैल्यू निकालेंगे तो लिखना है I dl क्रॉस b, और छोटे dl पर फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब जाके टोटल फोर्स आएगा। छोटे छोटे dl सेगमेंट पे ही फोर्स निकालेंगे फिर जाके फोर्स का टोटल वैल्यू आएगा। देखिए एक करंट आई का एक वायर है, देखना भाई जरा, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी नॉट एक्स बाई ए के कैप है, ठीक, और यहां पे एक वायर मैंने रख दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल।
और वायर का लेंथ ए है और वायर x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a के बीच में रखा हुआ है और x एक्सिस के अलोंग इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो तुम बोलोगे ये तो करंट कैरिंग वायर है, लेकिन करंट कैरिंग वायर x एक्सिस पे रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू खुद x के साथ बदल रहा है, तो यहां पे x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यानी पूरे वायर की इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद x का फंक्शन दिया है और वायर इज लाइंग अलोंग x एक्सिस। आपको पूछा फाइंड फोर्स ऑन द वायर, तो आपको वायर में जैसे करना होता पहले कि x डिस्टेंस गए, चलो एक बार देख लो, आप क्वेश्चन नोट करो, यहां पे लिखा है कि फाइंड फोर्स ऑन द वायर। हमने क्या किया, इस वायर पे x डिस्टेंस पे जाके एक dx का छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, मतलब ये x एक्सिस है और x एक्सिस पे जाके एक छोटा सा एक dx लेंथ का टुकड़ा कट कर लिया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी b नॉट x बाय a और k कैप है, तो ये जो करंट का डायरेक्शन है वो आई कैप है, dx आई कैप, करंट का डायरेक्शन आई कैप है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू k कैप है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं, तो df का वैल्यू लिख दिया आई, dl की जगह dx आई कैप क्रॉस b k कैप, b का जो भी फंक्शन दिया है उसके आगे k कैप, i क्रॉस k होता है माइनस j, तो i bx बाय a dx और बाद में लिख दिया माइनस j कैप। ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन आ गया और ये फोर्स का वैल्यू आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, क्योंकि ये जो वायर है वो रखा है, इसका एक एंड रखा है 0 पे, दूसरा एंड a पे, 0 से a तक इंटीग्रेट किया तो i b नॉट बाई a और x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 और a रख देंगे तो a स्क्वायर बाय 2, यहां पे लिख दिया माइनस j कैप, तो आंसर आ गया i b नॉट a बाय 2 और माइनस j कैप। ये फोर्स का आंसर वेक्टर में आ गया। देखिए जरा, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके सामने एक परपेंडिकुलरली एक वायर रख दिया, ये तो लॉन्ग वायर हो गया I1 करंट का, इधर एक I2 करंट का है, इसका लेंथ L है और इसका ये जो पास वाला एंड है वो A डिस्टेंस पे है, यानी यहां से पास वाला एंड A डिस्टेंस पे है और दूर वाला एंड A प्लस L डिस्टेंस पे, ये परपेंडिकुलरली रखा है। पूछा गया फोर्स बताओ, फोर्स ऑन I2 वायर, I2 वाले वायर पे फोर्स बताओ, तो हमने फिर वही करना है, यहां से गए x डिस्टेंस पे और यहां पे dx का एक छोटा टुकड़ा कट कर दिया, तो x डिस्टेंस पे जाने से फायदा क्या है, क्योंकि यहां वायर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, छोटा टुकड़ा dx का है, करंट मान लीजिए राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा df। देखो करंट है राइट में, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये जो वायर है इसने इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है और ये जो छोटा वायर है इसमें करंट राइट में है, तो dl क्रॉस b करा तो फोर्स ऊपर की तरफ आ गया df। अगर इससे पहले वाले सेगमेंट में भी लेंगे तो भी df ऊपर df ऊपर df ऊपर, तो हम लोग ये कह देंगे कि म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स का वैल्यू हो गया I2 dx b और b की जगह लिख दिया I2 dx म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, इंटीग्रेट कर दिया 0 से नहीं a से a प्लस l तक, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln a प्लस l अपॉन a, ये आंसर हो गया। देखिए चलिए एक सवाल और करते हैं, यहां पे एक वायर है, करंट आई है, इसके सामने हमने दूसरा वायर एंगल थीटा बनाते हुए रख दिया, ये वायर दूसरा है, इस वायर में करंट I2 है और इसमें करंट I1 है, यहां पे जो पास वाला एंड है इसका वैल्यू a है, इसका लेंथ डिस्टेंस a है और इस वायर का लेंथ जो हमने दिया वो l है, बट ये एंगल थीटा पे है। तो सवाल ये पूछा कि अब बताओ फोर्स इस वायर I2 में,
फोर्स ऑन वायर I2 वाला वायर, I2 करंट वाले वायर में कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। आपको पता है कि यहां पे अगर करंट रखे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर इनटू द प्लेन जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्टेंस के साथ बदलता है। मैंने आपको सिखाया कभी भी स्ट्रेट वायर में छोटा सेगमेंट कट करना हो तो हमेशा एक्स पे जाके dx का टुकड़ा कट करना चाहिए। तो वो जो छोटा सेगमेंट है वायर के सामने ऐसे गए, ए पहले तो ए डिस्टेंस पे है, फिर ये टेढ़ा वायर है, इसके एंड से x डिस्टेंस पे जाके dx का एक छोटा सेगमेंट बनाया dx हो गया। इसका जो यहां से डिस्टेंस आएगा वो आप कहेंगे जी ये वाला लेंथ x cos थीटा हो जाएगा। मतलब इस वायर से इस सेगमेंट का डिस्टेंस a प्लस एक्स cos थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 πr होता है। r की जगह x प्लस cos थीटा लिख देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2 a प्लस एक्स cos थीटा और I2 dx। ILB कर दिया और इसको हमने 0 से L तक इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन सर ऐसा क्यों लिया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और dx ऐसा है, तो dx की वजह से जो फोर्स लगेगा df लगेगा। अगले पर भी देखेंगे तो df ऐसे लगेगा और df ऐसे लगेगा। सारे df ऐसे ऊपर लगेंगे तो लेंथ के परपेंडिकुलर सारे df सीधा ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 cos थीटा ln a प्लस L cos थीटा और छोटी जगह में घुस गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 cos थीटा ln a प्लस L cos थीटा अपॉन a। 0 to L तक इंटीग्रेट किया है। अब ठीक है, भूत आ गया होगा, हाँ हमारे यहां भूत आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपको 4-5 वायर का क्लोज लूप बना दिया, ऐसा बोला क्लोज लूप है, क्लोज। अगर क्लोज लूप में आपको टोटल फोर्स पूछा जाए तो आपको बोलना है कि भाई पहले वायर पे फोर्स निकाल लेंगे, दूसरे पे निकाल लेंगे, तीसरे पे निकाल लेंगे, चौथे पे निकाल लेंगे और सारे फोर्स को वेक्टर सम कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। लेकिन क्या देखा गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा हो, सुनना ध्यान से बात और इसको रियलाइज करना, अगर क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को मिलेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर भी होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस वायर पर करंट आई है तो वही करंट इसमें होगा। अगर इस वायर का लेंथ L है तो वही करंट इसका भी लेंथ L है। तो अगर इस वायर पे फोर्स F लगेगा तो उस पर भी फोर्स F लगेगा। लेकिन फोर्स अपोजिट क्यों लगाया, क्योंकि एक में करंट ऊपर एक में नीचे, तो ऑब्वियसली करंट अपोजिट है, फोर्स अपोजिट हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज लूप रखोगे तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। अब अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर क्लोज लूप का फोर्स का तो सवाल ही नहीं आ सकता है, लेकिन क्लोज लूप में फोर्स का सवाल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। तो किसी ने बोला क्लोज लूप में फिर किस तरह की कहानी होती है, तो यहां पे अब हम क्लोज्ड कॉइल की कहानियां पढ़ रहे हैं। देखो इंडिविजुअल वायर पे फोर्स का फॉर्मूला हमें आ गया, अब क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लोज्ड लूप में जितने भी वायर्स हैं सब पे फोर्स अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा। बट फिर भी लॉजिक ये है कि अगर क्लोज्ड लूप में आप यहां से चल के यहां वापस आ गए तो L इफेक्टिव 0 हो गया, तो इस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप में फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्लोज्ड लूप में फिर क्या कहानियां हम चलेंगे, याद रखिए क्लोज्ड लूप को हम एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। सर ये डाइपोल क्या होता है? डाइपोल उसको मैग्नेट को बोलते हैं जिसको आप स्टेशनरी दुकान से खरीदते हैं कि आप कहते हैं भैया मैग्नेट दे दीजिए। मान लीजिए किसी वो साइंस और एक्सपेरिमेंट या स्टेशनरी शॉप है, आपने बोला जी एक मैग्नेट दे दीजिए, तो वो रेड कलर का एक आयरन का टुकड़ा आपको देता है जिसको आप मेटल के पास लेके आते हैं तो अट्रैक्ट होता है। एक साइड N लिखा रहता है, एक साइड S लिखा रहता है। आप कहते हैं N मतलब नॉर्थ पोल, S मतलब साउथ पोल। ये एक डाइपोल वाला मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल एज बार मैग्नेट। लेकिन इस बार मैग्नेट का दूसरा नाम परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट।
और दूसरा मैग्नेट है क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल, यानी किसी भी करंट के वायर से कॉइल बना दो या सोलेनॉइड बना दो तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, उसको भी हम डाइपोल कहते हैं, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो कभी कभी आपको किसी कहानी में बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां लगा हुआ है, तब आपको बोलना है भाई, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो आप बोलना करंट कैरिंग, ऐसा डाइपोल है जिसमें करंट कैरिंग लूप बना हुआ है। तो करंट कैरिंग लूप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जबकि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। इसमें करंट की जरूरत नहीं है, इसमें करंट फ्लो करेंगे तब मैग्नेट बनेगा, करंट रोक देंगे तो मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। ये वाला अभी जो डिजाइन मैंने बनाया ये बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल होता है और दूसरे साइड साउथ पोल होता है। तो क्या सर इसको मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं? तो क्या ये कुछ कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा है? बिल्कुल प्रॉपर्टी में एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, तो क्या यहां मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक डाइपोल मोमेंट होता है? बिल्कुल सही कहा। मैग्नेटिक डाइपोल का सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो अगर किसी ने बोला मेरा मैग्नेट तुम्हारे मैग्नेट से स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसके मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट तुम्हारे मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मास और चार्ज की तरह इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल होता है, वो किसी पोजीशन बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एक चार्ज खुद कितना है वो चार्ज ही डिसाइड कर रहा है कि कितना चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। वैसे ही डाइपोल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो तो डिस्टेंस और पोजीशन के हिसाब से आएगा, लेकिन डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डाइपोल की अपनी प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही कोई डाइपोल बनाओगे वैसे ही उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और उस डाइपोल मोमेंट को इसको भी अभी सीखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आया। लेकिन बार मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट बोल रहे हैं और इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनके बीच का इफेक्टिव सेपरेशन हमने लिया, मान लीजिए इसको बोलते हैं डी। तो आपको बोलना है डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट इज m इंटू डी। m है एक प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज होता था वैसे ही एक प्रॉपर्टी बनाई है, पोल स्ट्रेंथ और वेक्टर d है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। आप कहते थे सर पहले तो हम इसको बोलते थे चार्ज इंटू सेपरेशन, और चार्ज तो क्यू लेते थे और सेपरेशन की जगह माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक का जो डिस्टेंस है उसको यहां मल्टीप्लाई कर देते थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आपको यही समझना है कि ये जो साउथ पोल है इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं नेगेटिव माइनस क्यू की तरह, और नॉर्थ पोल को ट्रीट कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज की तरह। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिल्कुल एनालॉजी बना रहे, साउथ पोल को माइनस नेगेटिव चार्ज की तरह और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सर जैसे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज इंटू सेपरेशन लिखा था, वैसे ही मास इंटू सेपरेशन करेंगे। इस पे जेई में सवाल कम आते हैं, नीट में ज्यादा आते थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि कई बार सवाल रिपीट हो जाते हैं, तो आपको कहीं कोई सरप्राइज या पोपट ना हो जाए कि सर यही छोड़ के आया और इसी का सवाल आ गया। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऐसा कहानी है। अब मैं दूसरे डाइपोल की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। आप लोग ध्यान देना, दोनों को ही डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल दोनों हैं, दोनों की आगे की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला दोनों का अलग है। वहां पे डाइपोल मोमेंट उसमें एक प्रॉपर्टी है पोल स्ट्रेंथ इंटू डी। पोल स्ट्रेंथ हमने एक इमेजिनरी प्रॉपर्टी बना दी है, जिसको हम अभी समझ लेंगे कि कैसे पोल स्ट्रेंथ आता, पर यूनिट एरिया पे कितने डाइपोल बन रहे हैं उसके हिसाब से पोल स्ट्रेंथ बनेगा।
तो ये मैग्नेट का फिक्स्ड कांस्टेंट होगा। जैसे चार्ज है, चार्ज हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हमको दिया रहता तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई यही चार्ज होगा। अगर पोल स्ट्रेंथ दिया है तो लिख लेना। यहां पे पोल स्ट्रेंथ जो है इस डाइपोल के मटेरियल, इसके टेम्परेचर और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। कि मटेरियल, इसके टेम्परेचर और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। तो अगर पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कौन सा मटेरियल है, मतलब आयरन है कि निकल है, कोबाल्ट है या स्टील है, कौन सा मटेरियल है उस पे और उसके टेम्परेचर पे और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यहां पे करंट कैरिंग कॉइल के लिए बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को NIA ये एक वेक्टर फॉर्मूला याद करना है। ए क्या है? ए एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मान लीजिए मैंने अगर इसमें बोला तो यहां पे जो करंट है उसके हिसाब से करंट को राइट हैंड रूल में अगर ऐसे रखो तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड घुमाएंगे तो थंब जिस तरह पॉइंट करेगा वही ए का डायरेक्शन हो गया और वही NIA का डायरेक्शन हो गया और वही M का डायरेक्शन हो गया। N है नंबर ऑफ टर्न्स, N टर्न्स हो गए और I तो करंट है। NIA फॉर्मूला याद रखना। हमने कितने तरह के डाइपोल पढ़े? 2 तरह के। 2 डाइपोल अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2 तरह के डाइपोल। बच्चों भूलना नहीं बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा नॉर्थ पोल से, अंदर जाएगा साउथ पोल में, अंदर चलेगा साउथ से नॉर्थ। ऐसे ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है, अगर इसमें करंट के डायरेक्शन से देखें तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया और घूम के इधर से अंदर चला गया। तो बाहर से नॉर्थ से साउथ चल रहा है और इस कॉइल के थ्रू साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो मतलब अगर इस कॉइल को डाइपोल यानी कि इस बार मैग्नेट की तरह इमेजिन करें तो एक साइड जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल और जहां से क्लॉकवाइज करंट दिखेगी वो साउथ पोल। फिर से सुनो, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल दिख रहा है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें राइट हैंड घुमाओगे तो थंब बाहर की तरफ आएगा, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, डाइपोल मोमेंट भी आउटवर्ड, तो सामने से देखने पर ये वाला फेस आपको नॉर्थ पोल की तरह अपीयर होगा, नॉर्थ पोल ऐसे। और अगर आपने करंट क्लॉकवाइज देखा तो क्लॉकवाइज में ये वाला आपको साउथ पोल की तरह दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपके सामने एक कॉइल रख दूं और इस कॉइल में आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप साउथ फेस की तरफ हैं और मैं नॉर्थ की तरफ हूं। तो अगर इसको बार मैग्नेट से रिप्लेस करेंगे तो मेरे साइड, मेरे नजदीक में नॉर्थ पोल दिखेगा और आपकी तरफ उसका साउथ पोल है। अगर आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। सेम कॉइल में देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब समझो। अगर मैंने बीच में कॉइल, हमारे और आपके बीच में एक कॉइल बना दिया जिसमें आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है और मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो मेरे साइड में बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और आपके साइड की तरफ जो फेस है वो साउथ पोल। यानी कि जैसे कॉइन में एक साइड हेड्स होता है, दूसरे साइड टेल्स कहते हैं, हेड्स टेल्स, वैसे ही एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरे साइड साउथ पोल। वैसे तो पतला कॉइल है। सोलेनॉइड में भी आपको ऐसे ही बोलना है। सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने के हिसाब से आपने बोला जी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो ये एंड नॉर्थ पोल हो गया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी तो ये एंड साउथ पोल हो गया। मान लो इसमें जो भी करंट का डायरेक्शन है उसके हाथ घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इधर नॉर्थ पोल लिख दिया। नॉर्थ पोल से बाहर आती है और अंदर जाती है साउथ पोल से, यानी बीच में चलती है साउथ से नॉर्थ, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ। अब दोनों तरह के 1-2 सवाल करूंगा मैं आपको, जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का डाइपोल मोमेंट और एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट। 1 से 2 सवाल ही हम करके देखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, यहां पे देखिए एक डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से एक प्लेन दिया हुआ है, या तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या फिर इस प्लेन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। जैसे अगर मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ऐसे ड्रॉप कर लूं और एक ऐसा देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बी से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसी एक्स वाई प्लेन में सी से,
और फिर इसी एक्स वाई प्लेन में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहां से भी परपेंडिकुलर और दोनों को मिला दिया। तो आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था, इस रेक्टेंगल के दो स्क्वायर आपको दिखेंगे जो प्लेन में आ चुके होंगे, परमानेंटली प्लेन में। यानी कि एक ये वाला, जैसे अगर मैं इसको E और F बोल दूं तो आपको एक BCEF वाला प्लेन दिख रहा होगा। इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूं। ये BCEF वाला एक प्लेन दिख रहा होगा। ये प्लेन आपको ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल नजर आ रहा होगा, YZ प्लेन के पैरेलल। और करंट B से C चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है। और दूसरा जो प्लेन है वो आपको ये DE और AF, DEAF वाला दिख रहा होगा, जिसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा? तो मैंने जो प्लेन देखा था वो ऐसे टेढ़ा था, बीच में आ रहा था, तो उसका क्या करा, एक एक्स वाई में कंपोनेंट ड्रॉप कर दिया। तो आपको एक्स वाई प्लेन में एक आ गया और एक वाईजेड प्लेन में उसका कंपोनेंट ड्रॉप कर दिया, यहां से ऐसे। तो वाईजेड प्लेन में भी उसका एक कंपोनेंट आ गया। क्या फोटो कुछ कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? अगर आप इसको ऊपर से देखो, यानी मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सफाई कर देता हूं। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो एक्स एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस ये रहा, और ये ऐसे दिख रहा है। ये लाइन ए बी, आपको ए और बी ऐसे दिख रही है। तो एक कंपोनेंट ए से बी का यहां पे ए एफ आ गया है, और एक कंपोनेंट यहां पे ए से यहां का ए ई आ गया है। तो आपको एक इस ऐसा कंपोनेंट बनता हुआ नजर आएगा और एक इस प्लेन पे नजर आएगा, एक्स वाई प्लेन पे। शायद इमेजिन हो गया हो। अगर ये दोनों इमेजिन हो गए तो बस आपको कंपोनेंट लेना है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक, ये स्क्वायर प्लेन है एल साइड का, तो इसका यहां पे कंपोनेंट, यानी ये जो ए एफ वाला कंपोनेंट है, यहां एंगल 37 है, तो एल कॉस 37 हो गया। यानी ये लेंथ एल कॉस 37 हो गया और दूसरा लेंथ एल है। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट एल साइन 37 हो गया और दूसरा कंपोनेंट एल है। तो हमने बोल दिया कि इसका एक प्लेन आ गया एक्स एक्सिस में। अब जरा डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से देखें तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ऐसा प्लेन, ये हाइट एल है और बेस एल कॉस 37 है, एल कॉस 37। तो ये जो कंपोनेंट हुआ ये एल स्क्वायर कॉस 37 हो गया, और डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से ये के कैप आ गया, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से जेड एक्सिस आ रहा है इसमें, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही आपको वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन में एक दिख रहा है, इसको वाई लिख दे तो जेड लिख दे। करंट डी चल रहा है ऐसे। इसमें करंट के हिसाब से मैग्नेटिक, इसका डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। एल साइन थीटा और ये हाइट एल है, तो हो गया एल स्क्वायर साइन 37 माइनस आई कैप। आंसर हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का NIA
और वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हो गए एन आई, ए की जगह लिख दिया एल स्क्वायर साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के कैप। एन आई ए एक तरीके से और बोलता हूं, अगर मैं आपको कहूं ये जो वेक्टर है, ये जो एरिया है जिसका लेंथ 5 मीटर है और ये स्क्वायर लूप है, तो इसका एरिया है कितना? आप बोलेंगे इसका जो एरिया है वो 25 है, एरिया का वैल्यू इज 25। मैं कहूंगा इसमें डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या है, तो आप इसमें जो करंट है उसके हिसाब से बनाएंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये जो आपको स्क्वायर लूप दिख रहा है वो ऊपर से ऐसे साइड दिखेगा और यहां पे एरिया वेक्टर दिखेगा 25 का। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, करंट के हिसाब से बनाएंगे तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड आता हुआ दिखेगा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा आता हुआ दिखेगा। तो ये वेक्टर हमने बना दिया, ये 25 है। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर यहां 37 डिग्री है तो मैं इसको 37 के करस्पॉन्डिंग यहां 37, यहां 53 और यहां पर 37 लिख देता हूं। अब इस 25 का एक कंपोनेंट तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है नीचे, तो एक कंपोनेंट ऐसे जेड की तरफ आ जाएगा 25 cos 37, जेड की तरफ आ जाएगा, इसका नंबर के कैप हो जाएगा। और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये कॉस इधर चला गया तो इधर साइन 25 साइन 37, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अपोजिट है तो यहां पे माइनस आई कैप लिख देंगे। तो हमारा जो वेक्टर ए है वो ऐसे ही दो कंपोनेंट से बन सकता है। अगर आप इस मेथड को चेक करना चाहें तो पूरा एरिया उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर दो और फिर कंपोनेंट ले लो, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल चीज होता है इसलिए उसका वेक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। यहां पे मैंने एक्स एक्सिस लिखा, इसको मैंने जेड एक्सिस लिखा, और ये वो प्लेन है जो एक्स और जेड के बीच में, यहां से देख रहे हैं ऊपर से देखेंगे तो ये वाली लाइन दिखेगी, ऐसा प्लेन दिखेगा। ये जो 25 है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा। अगर एक्स एक्सिस के साथ 37 है, ये देखो एक्स के साथ 37 है, वाई के साथ 53 है, तो यहां एक्स के साथ 37 बनाया तो मुझको यहां भी 37 दिखेगा, तो यहां 53 दिखेगा। अगर मैं ऐसे z के पैरेलल एक लाइन बना दूं तो यहां भी 37 डिग्री दिखेगा। 25 का ये z एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट 25 cos 37 हो जाएगा, और 25 का x के पैरेलल कंपोनेंट 25 sin 37 हो जाएगा। लेकिन x वाला जो वेक्टर है वो अपोजिट टू एक्स एक्सिस यानी माइनस आई कैप है, और दूसरा वाला प्लस के कैप है। तो दोनों वेक्टर को ऐड करके लिखा तो 25 cos 37 प्लस के कैप एंड 25 sin 37 माइनस आई कैप है। ये एरिया वेक्टर हो गया, इसको एन आई ए ऐसे कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं लेकिन यही आसान तरीके, वेक्टर को मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया वेक्टर को भी लिखना आसान है। चलिए ये एक सवाल करते हैं, ये ऑलरेडी प्लेन में बना हुआ है, तो आपको जब प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर में बस आई कैप जे कैप लिखना और आंसर आ जाएगा। ये तो पिछला ही सवाल हो गया। चलिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ, इस रेड वाले का बताना है, रेड वाले का। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स लगा के हम रेड वाले को भी ऐसे अलग अलग प्लेन में बना सकते हैं। बहुत आराम से देखिएगा, मैंने ऐसे 1 और 2
यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी एक्स्ट्रा, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी एक्स्ट्रा, और यहां पे 3 लाइंस एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी। अब आपको एक स्क्वायर तो मिल गया ये पूरा पूरा, और एक ट्रायंगल मिल गया ये छत पे, और एक ट्रायंगल मिल गया ये इधर वाले साइड पे। 2 ट्रायंगल और एक स्क्वायर बन गया है। अब इस तीनों का एरिया अलग से कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं लिखते जा रहा हूं, ये जो स्क्वायर है ये सरफेस 1 है, ये जो ट्रायंगल है ये सरफेस 2 है, और ये जो ट्रायंगल है ये सरफेस 3 है। एक एक करके लिख रहा हूं, बहुत आराम आराम से देखना। जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिया उसके हिसाब से, यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये एक्स जेड प्लेन है, इसमें हाथ घुमाया तो अंदर की तरफ, मतलब एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें हाथ घुमाया अंदर की तरफ गया, यानी कि एल स्क्वायर माइनस के कैप हो गया एरिया 1। आप इस स्क्वायर वाले एरिया पर ध्यान दीजिए, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से हाथ घुमाए तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी जेड एक्सिस के अपोजिट, मैंने उसको माइनस के कैप लिख दिया। अब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये एक्स जेड प्लेन में है, अगर इसमें जो करंट है उसके हिसाब से हाथ घुमाए तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस के अपोजिट, तो मैं लिख दूंगा हाफ एल स्क्वायर माइनस जे कैप। ऐसे ही A3 वाले वेक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से आप बनाएं तो करंट फ्लो के हिसाब से इसमें वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर चलेगा, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट है, तो हमने A3 वेक्टर को लिख दिया 1/2 एल स्क्वायर माइनस आई कैप। तो हमारा जो टोटल एरिया वेक्टर आया वो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप आ गया। अब हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर को NIA लिखते हैं, एरिया वेक्टर ऊपर से लगाओ तो NIL स्क्वायर बाई 2 माइनस बाहर I प्लस जे प्लस 2 के। आप मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मिला के इसको अलग अलग प्लेन में ले लीजिए। अगर कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, देखो वैसे ऐसे था, ओरिजिनल ऐसा था, ऐसा स्क्वायर था और यहां से एक ऐसे डायगोनल गया था, फिर वहां से दूसरा डायगोनल आया था, ऐसे था। तो मैंने करा इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन करा और इसको ऐसे ज्वाइन करा, यानी 3 ऐसे साइड्स लगाए तो आपको एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर दिखने लगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे टेढ़ा वाला दिखने लगा और एक स्क्वायर अलग दिखने लगा। यानी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स लगा के अलग अलग प्लेन में आ गए। ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया और ये एक्स वाई प्लेन हो गया। 3 प्लेन हो गए। इसमें जो भी साइड्स गिवन है उस गिवन साइड्स के हिसाब से करंट कंटिन्यू कर लो। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स लगा के आप इनको अलग अलग प्लेन में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स लगा के अलग अलग प्लेन में। क्या यही डायग्राम बन सकता? नहीं, और भी बन सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन ऐसे कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर हो गया, 2 ट्राइंगल हो गए अलग अलग प्लेन में। क्योंकि एक प्लेन का डायग्राम का मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो लिखना इजियर है। एक एग्जाम्पल और कराता हूं। अगर हमारे पास मान लीजिए ये ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। एक्स वाई और जेड के एक एक पॉइंट को मिला के मैंने एक कॉइल बनाया। ऐसे देखो, एक कॉइल एक्स, ये तीनों को मिला दिया। ये हो गया एक वायर, ये हुआ दूसरा वायर, ये हुआ तीसरा वायर। अगर इसमें करंट आई है तो सवाल पूछा कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन टर्न्स करंट आई, और
जैसे ये ए पर कट हो रहा है, ए 0 0 पे, बी को कट हो रहा है 0 बी 0 को, और जेड एक्सिस में कट हो रहा है 0 0 सी पे। तो ये सी डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे, ये बी डिस्टेंस पे। अगर मैं तीनों से एक 3 वायर और जोड़ दूं, एक वायर एक्स एक्सिस में जोड़ दूं, एक वाई एक्सिस को जोड़ दूं, और एक ऐसे जेड एक्सिस को, तो आप देखेंगे कि एक पूरा प्लेन ऐसे आपको एक्स जेड प्लेन में ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। ऐसे ही एक ट्राइंगल आपको एक्स वाई प्लेन में अलग दिखेगा, शायद किसी को दिख रहा होगा। और ऐसे ही एक ट्राइंगल आपको एक्स जेड प्लेन, यानी तीनों कॉर्नर को हमने ओरिजिन से जोड़ दिया, तो 3 अलग अलग प्लेन में आपको 3 ट्राइंगल दिखने लग रहे हैं। अगर उन तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के उनका हम सिंपली कैलकुलेट कर दे, जैसे अगर एक ट्राइंगल ऐसे आपको y और z एक्सिस के प्लेन में दिख रहा है और करंट ऐसे जा रहा, तो इधर से वापस भेज दो, तो इसका जो एरिया होगा ऐसे परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन यानी कि आई कैप में हो जाएगा। अगर ये लेंथ b और ये लेंथ c है, तो एक एरिया का वेक्टर 1/2 b इंटू सी आई कैप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, तो एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एक ट्राइंगल ये आपको दिख रहा होगा और इसमें एक साइड a है, दूसरा साइड b है, ये पूरा ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, तो जो करंट चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर दो, तो आपको वेक्टर a2 दिख रहा है 1/2 a इंटू बी, और ये x से y है तो ये यहां पे k कैप हो गया। तो एरिया वेक्टर लिखना बड़ा आसान, डाइपोल मोमेंट का आंसर हो जाएगा NI 1/2 AB K कैप B इंटू C I कैप प्लस C इंटू A J कैप। अलग अलग प्लेन में अलग अलग आंसर हो गए। अब देखो, कुछ सवाल हैं जो कि इंटीग्रेशन बेस्ड होते हैं, कुछ सवाल हैं जो कि सीधा सीधा सॉल्व होते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग रिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अगर इफ अ नॉन कंडक्टर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is rotated about a fixed axis, it acts as a magnetic dipole, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट जैसे किसी रॉड पे चार्ज चिपका के घुमाने लगो तो चार्ज के क्लोज लूप बन जाएंगे, लेकिन रॉड पे चार्ज रख के घुमाओगे तो सब सारे लूप अलग अलग रेडियस के बनेंगे, तो हमको पूरा कलेक्टिव डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। ऐसे केस में एक जबरदस्त रिजल्ट है जिसको याद करने से नॉन कंडक्टर का हर एग्जाम्पल का डाइपोल मोमेंट सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आप याद रखिएगा, ये सब बातें बोलने वाली कुछ भी बोल सकते हैं लोग। जैसे कभी किसी सवाल में लिखते हैं फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना कि हम तो डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए, यहां मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरा शब्द भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। एक जबरदस्त रेशियो है
कि अगर किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा आंसर Q/2m आता है इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिकल टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर ये चार्ज Q की रिंग है तो रिंग पे चार्ज कहां होगा? आप कहेंगे जी एज पे होगा। तो समझ लो कि अगर चार्ज Q का हमने मास m का रिंग ले लेता तो मास कहां है? मास भी इस रिंग के सरकमफेरेंस पे है। अगर चार्ज Q दिया जैसे ऑब्जेक्ट का उसी ऑब्जेक्ट का मास मान लेंगे। ठीक है, फिर से समझो, अगर रॉड पे चार्ज Q फैला दिया और उसको घुमा रहे तो आपको रॉड भी मास m की ले लेनी है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है, उसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। बस ऐसा लिखा और आंसर आ जाएगा। ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे तो फिक्स्ड एक्सिस यहां पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मान लीजिए सवाल रिंग का पूछा, मैं यहां सॉल्व करता हूं तो मैंने डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज बाय 2m इंटू mr² ओमेगा कर दिया। अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो आपको ये मास से मास वाला टर्म कट जाएगा तो और Q/2 आ जाएगा। यानी जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो एंगुलर मोमेंटम को Q/2m से मल्टीप्लाई कर दो, या एंगुलर मोमेंटम में मास के टर्म को हटा के Q/2 फिट कर दो। Q/2 r² ओमेगा डाइपोल मोमेंट का आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, m डाइपोल मोमेंट है, स्मॉल m मास है, मास वाला टर्म कट जाएगा, मास दिया भी नहीं होगा। हाँ, Q/2m एक फेमस टर्म है, ये एक दो बार प्रूफ करवाया जा चुका है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ चुका है। एचसी वर्मा पढ़ोगे तो इसके 2-3 सवाल भी होंगे, लेकिन रूल यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगाया जा सकता है प्रोवाइडेड उनका चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आज हमारा डॉपलर इफेक्ट वाला वीडियो आएगा यूट्यूब में, आप उसको देखिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, मेरी कार को देखिएगा। अब हमारा समय समाप्ति की घोषणा हो रही। डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग डिस्क, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क को ओमेगा से घुमाया, सवाल पूछा इसका डाइपोल मोमेंट बताओ तो हमने m इज इक्वल टू Q/2m इंटू, अब ये डिस्क है, मास m, रेडियस r का mr²/2 ओमेगा कर दिया। अगर इसी डिस्क को डायमीटर के अबाउट घुमाते तो mr²/4 कर देते, m से m काटो, Q/4 r² ओमेगा हो गया। अगर ये कोई स्फीयर होता, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर को घुमा रहे ओमेगा से, तो आपको लिखना है Q/2 इंटू 2/5 r² ओमेगा। सर ये m कहां गया? अबे m से m काट दिया मैंने, अब खत्म, जल्दी कर दे रहे, तो Q/5 r² ओमेगा आंसर आ गया। ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा, यहां पे लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो चार्ज कहां पे होगा? आप कहेंगे ये ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर हर जगह पर चार्ज भरा पड़ा है, ये चार्ज स्फीयर है। तो मास कहां है? मास भी पूरे स्फीयर का m है, पूरे स्फीयर का मास m है, पूरे स्फीयर का चार्ज q है। अगर ये केवल सरफेस पे होता तो हम हॉलो स्फीयर के चार्ज का फॉर्मूला, मतलब हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते। अगर केवल सरफेस पे होता तो आपको लिखना क्या है? लिखना यहां ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर चाहिए तो Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम कर दो। किसी भी नॉन कंडक्टिंग रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, नॉन कंडक्टिंग रोटेटिंग बॉडी दिया होगा तो आपको Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें याद होने लगेंगी। अगर एक बार पढ़ के सोचेंगे हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मैं अगर नहीं बताऊंगा तो और भी नहीं होगा। हाँ, ये बेसन का लड्डू वाला केस है और हमारा हॉलो वाला केस अलग होता है। चलिए, लेकिन एक कहानी और समझ लो, ये जो बार मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट, इनके डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू डी होते हैं और डी सेपरेशन होता है
सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सवाल कैसे पूछते हैं, एक बार मैग्नेट दिया हुआ था, इसका डाइपोल मोमेंट m1 था, हमने इसको बीच में से बेंड करके इसका L शेप कर दिया, पूछा अब m2 बताओ, m1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है m1, m2 बताओ। तो पहले ये जो लेंथ था L था, अब ये लेंथ L/2 और ये लेंथ L/2 हो गया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डिस्टेंस हो गया L/√2। m1 इज प्रोपोर्शनल टू L है और m2 इज प्रोपोर्शनल टू L/√2 है, तो m2 का वैल्यू m1/√2 हो जाएगा। क्या कोई समझा ये? m1 इज प्रोपोर्शनल टू L, इस तरह के सवाल नीट में पूछे जाते हैं। आप लोगों को हो सकता दिखे, आप लोग थोड़ा चालाक रहना। फिर मिलेंगे कल, नमस्कार।